श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, श्री मुकेश अग्निहोत्री, हमारे बीच श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। तालियों की गड़गड़ाहट से ये गूंज जाना चाहिए हॉल। हमारे बीच हमारी हर दिल अजीज नेता श्रीमती प्रियंका गांधी हमारे बीच पहुंची हैं। उनके साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री और राजीव शुक्ला जी हमारे बीच पहुंचे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, आप अपना प्रस्थान ग्रहण करें। यहां मैडम, आपका यहां बाबा रुद्रानंद जी की पवित्र धरती पे पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत का इस्तकबाल करता हूं और बाबा रुद्रानंद जी के नारे के साथ हम इस सभा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा रुद्रानंद महाराज की, बाबा जोगी बंगा महाराज की, बाबा बालजी महाराज की जयकारा चिंतपूर्णी माता जी का। अब मैं बड़े अदब के साथ हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं श्री विवेक शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर और उन्हें सम्मानित करें। श्री विवेक शर्मा जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, श्री मुकेश अग्निहोत्री, श्री सतपाल रायजादा, श्री विवेक शर्मा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राम आसरा जी और उनके सभी सहयोगियों को वो आए। कंचन जी, उर्मिला जी, सत्य देवी जी, विवेक मिंका जी वो आए और मैडम को वो सम्मानित करें। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री रणजीत राणा जी, देशराज गौतम जी और उनके साथ मनीष बैस जी। अब मैं विवेक बिक्कू जो हमारे यहाँ के कुटलहड़ इस उपचुनाव में प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो आए और अपना संबोधन दें। श्री विवेक शर्मा जी। सबसे पहले मैं कुछ नारों के साथ शुरुआत करूंगा। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री। आज मैं इस मंच से कुटलहड़ के निवासियों की तरफ से श्रीमती प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मां चिंतपूर्णी जी, डेरा बाबा रुद्रानंद जी, राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी, प्राचीन महादेव मंदिर गुरु नानक देव जी के वंशों की पवित्र धरती पर हमारी आदरणीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन। प्रियंका गांधी जी का हिमाचल प्रदेश के 2022 के चुनावों में अहम रोल रहा है। सरकार को मजबूत सरकार को बनाकर यहां पर जो है अहम भूमिका निभाने में आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, मैडम का बहुत बड़ा योगदान यहां पर रहा है। आज लोकसभा और विधानसभा के उप चुनावों की जीत के लिए आज आदरणीय मैडम प्रियंका गांधी जी आज यहां पर आई हैं। हमारी राष्ट्रीय नेता यहां पर आज आई हैं। मैं तहे दिल से इनका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मैम, आपके आने से
जिस जनता में जो है आज हमारे साथियों में, आज कुटलैहड़ के लोगों में जो आज जोश जिस तरह से नजर आ रहा है, ये जोश जो है आने वाली 4 तारीख को उसका रिजल्ट जो है आपके सामने आने वाला है। मैं आपका बेटा आपके बीच इस बात का आग्रह कर रहा हूं कि 1 जून को कांग्रेस के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस सरकार को आप मजबूत बनाएं। आपका एक वोट कुटलैहड़ के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आपके वोट से जहां सरकार को मजबूती मिलेगी, वहीं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को भी मजबूत कड़ी में जोड़ा जाएगा। आपका वोट धोखा देने वाले और गद्दार बिकने वाले स्वार्थी नेताओं के मुंह के ऊपर जो तमाचा होगा। आज इस जनता ने आज इस जनसभा में जो सैलाब आज उभर कर आया है, इस सैलाब ने इस बात को बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश के देवभूमि के लोग जो गद्दार लोग करके हैं, जिन लोगों ने इस प्रदेश के साथ गद्दारी करने की कोशिश की, आज उनको सबक सिखाने के लिए जनता जो आज घर से निकल पड़ी है। आदरणीय मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी की मजबूत कड़ी के साथ हमने उसको जोड़ा था, और उस मजबूत कड़ी के साथ जिस व्यक्ति को यहां से जीत हासिल मिली, आज उस व्यक्ति ने सरकार को गिराने की साजिश रचने की कोशिश की। मगर कुटलैहड़ की जनता, आज कुटलैहड़ की जनता ने जो है मन बना लिया है कि वो आने वाले 1 तारीख को जो है कुटलैहड़ की जनता जो है इस बात का जवाब देगी कि जो लोग देश प्रदेश के साथ, देवभूमि के साथ जिस तरह से गद्दारी करने की कोशिश कर रहे थे, आज उन सब लोगों को जो है मुंह की खानी पड़ी। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने हमारे कुटलैहड़ के लोगों का जो है मान सम्मान, इनका जो है हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कुटलैहड़। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री सतपाल रायजादा जी को, वो आए और अपना उद्बोधन दें। हिंदुस्तान की महिलाओं की आवाज हमारे राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी और राजीव शुक्ला जी जो हमारे प्रभारी है, और सम्मानित मंच, आज प्रियंका गांधी जी हमारे लिए आपको वोट के लिए बोलने आए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और इस मंच से बस एक ही गुजारिश करता हूं कि 20 साल से आपने अनुराग ठाकुर को मौका दिया है, एक दफा मुझे भी मौका दीजिए। बाकी प्रियंका गांधी जी आपसे वोट मांगने आए हैं मेरे लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मुझे इसके बाद आगे बरसर जाना है तो मैं साथ ही निकल जाऊंगा। तो मैं आपका एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि इस दफा आप कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं बड़े अदब के साथ आमंत्रित कर रहा हूं प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को, वो आए और अपना उद्बोधन हमें दें। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। परम आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो कि आज बाबा रुद्रानंद धाम जी के पावन नगरी में आई हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सतपाल रायजादा जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विवेक बिक्कू जी, बबलू जी हमारे चिंतपूर्णी के विधायक, और मंच पर विराजमान तमाम नेतागण, उपस्थित साथियों, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कुटलैहड़ के लोगों से कि क्या हमने टिकट ठीक दिया है कि नहीं दिया है? पीछे तक बताओ, क्या ये लड़का डिजर्व करता है टिकट के नहीं? बहुत देर से मेहनत कर रहा था आपके बीच में, इतनी देर से
इतनी देर से, लंबे अरसा से आपके बीच में ये मेहनत कर रहा था। आज कांग्रेस पार्टी ने विवेक बिक्कू जी को उम्मीदवार बनाया है और आप सब लोग इसको विधानसभा पहुंचाने के लिए तैयार हैं? अरे ताकत के साथ बताओ, शिमला जाना है, शिमला सीधी गाड़ी जानी है, क्या सारे तैयार हैं शिमला भेजने के लिए? तो ये जो कुछ दिन है, 2 3 4 दिन जो है, ये पूरी ताकत आप जो है विवेक के लिए लगा दे। और अब तो जो है प्रियंका गांधी जी भी बिक्कू के समर्थन में वोट के लिए आपके बीच में आ गई हैं। इससे ऊपर आपको क्या चाहिए? ये ऊना जिला की ये दोनों सीटें हम विश्वास दिलाना चाहते हैं हमारी हाईकमांड को, प्रियंका जी को, कि ये ऊना की दोनों सीटें जो हैं हम जीत के आपकी झोली में डाल रहे हैं। दोनों सीटें हम जीतेंगे। और दोस्तों, भाग्य की विडंबना देखिए कि जब इस जिला के 2 लोग जो है सरकार को तोड़ रहे थे, तो 2 लोग इस सरकार को बचा भी रहे थे। जब इतिहास लिखा जाएगा, हिमाचल प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा कि किन लोगों ने जो है सरकार गिराने की कोशिश की, तो इन लोगों का नाम दर्ज होगा जिनको आज आपने विधानसभा का दरवाजा जिनके लिए बंद कर दिया है। और बबलू जी यहां पे बैठे हैं, हमारे एमएलए, और हम लोगों के नाम उस इतिहास में दर्ज किए जाएंगे कि जब सरकार गिराने की कोशिश की तो वो चट्टान की तरह जो है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए थे। ऊना के इतिहास पे कोई दाग ना लग जाए, ऊना के इतिहास पे कोई दाग ना लग जाए, इसलिए जो है हम सबको अब इकट्ठा होके, ये बाबा रुद्रानंद जी की धरती है, ये बाबा बाल जी की धरती है, ये जो है जोगी पंगा की धरती है, ये बनोड़े महादेव की धरती है, ये महादेव की धरती है। सारे शिवालय जो है आपकी इस धरती में हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही सही फैसला आप लोग 1 तारीख को करने वाले हैं, 1 तारीख को। और यहां से हमारे विवेक बिक्कू जी पिछली बार चंद वोटों से रह गए थे, इस दफा, और वो भी कम वोटें, इतनी नहीं थी, 30,000 के आसपास वोटें जो है इन्होंने हासिल की थी। और इस दफा इनको हमने हर हालत में विधानसभा पहुंचाना है। और मैंने देखा है कि गांव-गांव जाके जो हमने मीटिंगें की हैं कि बहुत ज़बरदस्त करंट है, 440 वाट का करंट जो है यहाँ पे लोगों के बीच में है। लोग मन बना चुके हैं, लोगों ने मन बनाया हुआ है कि किसी भी तरह से गद्दारों को, पार्टी से वादा खिलाफी करने वालों को, आपके जनादेश को बेचने वालों को किसी भी तरह से जो है वो विधानसभा की चौखट पार नहीं करने देंगे। किसी भी ढंग से कोशिशें हो रही हैं, धन बल के, पैसा लगा के, कई तरह के यहां प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है ऊना के लोग, ये चिंतपूर्णी के पावन धरती के लोग गगरेट में भी और कुटलैहड़ में भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी, आपको मालूम है, हमारी सरकार अगर हिमाचल प्रदेश में बनी तो उसमें प्रियंका जी का जो है अहम योगदान रहा। अगर ये हमें मार्गदर्शन ना देती तो शायद जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें शिमला ना पहुंचने देते। लेकिन प्रियंका जी की कड़ी मेहनत के बाद जब सरकार यहां पे बनी तो उसको गिराने वाले आ गए। मुझे बड़ा दुख है कि प्रधानमंत्री जी यहां पे आए, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं सरकार तोड़ दूंगा। इससे घटिया मानसिकता हो क्या सकती है? गृह मंत्री आए यहां पे बबलू जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कहने लगे कि मैं सरकार तोड़ दूंगा। दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार
पूरी तरह स्थिर, स्थायी, टिकाऊ सरकार है और कोई परिंदा भी इसको पर नहीं मार सकता। अगले 45 महीने हमारी सरकार आपकी सेवा करेगी और इसलिए आप सब लोग घरों से निकलिए और विवेक बिक्कू के लिए काम करिए। सतपाल रजादा ने, आपको पता है, पूरा घेरा डाल दिया अनुराग को। मानते हो ना? मानते हो ना? पूरा घेरा पड़ चुका है इस जिले में। इस जिले में तो पूरा घेरा है और यहां से जो है कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, ठीक ठाक लीड कर रही है यहां पे पार्लियामेंट्री सीट पे। आपने कभी सांसद को देखा? आपने अनुराग ठाकुर को देखा? 15-16 साल हो गए, आपके यहां पे कोई काम किया? आज जब पता लगा कि प्रियंका जी आ रहे हैं, आज बेचारे जो है धूप में जो है पसीना बहा रहे हैं, यहां पे घूम रहे हैं कि मैं भी हूं। आपने कुछ नहीं किया इस जिले के लिए। आपने किसी ने अनुराग की रेल देखी? कहीं तो देखी होगी। आप इतना घूमते हैं, रोज वो रेल का प्रचार करते हैं, कहीं पे है वो रेल? कुछ नहीं किया यहां पे। ना कोई हवाई अड्डा दिया, ना कोई रेल लाइन दी, ना कोई खेल का मैदान दिया। लेकिन जब यहां पे आते हैं चुनाव, तो जो है वोट हासिल करने के लिए वो यहां पे आ जाते हैं। लेकिन इस दफा जो है पूरी घेराबंदी हो गई है और ऊना जिला की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप सबको, जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं कांग्रेस सरकार के लिए, उसके चलते जो है ऊना जिला में एक लहर चल पड़ी है। और जो पहले शुरू में आए थे, जो कहते थे कि हम 5 लाख वोटों से जीतेंगे, 5 लाख वोटों से जीतेंगे, आजकल एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या हमारा कोई स्कोप है। ये स्थितियां यहां पे खड़ी हो गई हैं। तो इसलिए मैं सतपाल रजादा जी को आपको वोट डालने का आग्रह करना चाहता हूं। ऊना जिला का है ना? अपना आदमी है कि नहीं? अपना आदमी है कि नहीं? ऊना का आदमी है कि नहीं? ऊना ने उस समय भी एमपी दिया था जब प्रेम कुमार धूमल को हमारे मेजर जनरल विक्रम सिंह ने हराया था। और अब आप देखो, कांग्रेस पार्टी ने हमें 25-30 साल के बाद टिकट दिया है ऊना वालों को। और ऊना वालों, हर हालत में एमपी अपना बनाना है कि नहीं बनाना है? अपना एमपी बनाना है, अपने जिले का एमपी बनाना है। आप तो जा नहीं पाते कहां, जहां पे वो रहते हैं। लेकिन सतपाल रजादा आपको बिल्कुल पास मिल जाएगा। विवेक बिक्कू के पिताजी यहां से विधायक रह चुके हैं, यहां से मंत्री रह चुके हैं। एक परखा हुआ परिवार है आपका और उसको आपने मौका देना है। और सरकार आपको जो आपने मांगा है, आज दिन तक जो मांगा है, और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, पानी का मंत्री मैं हूं, आपके पानी की प्यास बुझा दूंगा, हर हालत में बुझाऊंगा। जो आप कहेंगे हर हालत में गए, और हर हालत में चाहे अरबों रुपया लग जाए, लेकिन आपका पानी का संकट दूर कर देंगे। और आपकी बसें जहां जहां आप चाह रहे हैं, जहां जहां बसें चाह रहे हैं, हर जगह चला देंगे। लेकिन आपने वोट जो है विवेक बिक्कू को डालना है। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। ये इसी आग्रह के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि प्रियंका जी तो हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आ चुकी हैं। हरोली में भी आ गई, यहाँ भी आ गई, गगरेट में भी आ गई, सारा ऊना इन्होंने देख लिया। कितना पसीना ये हमारे लिए बहाती है। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय, कर्मठ, गतिशील, होनहार मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सम्मानित हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राजीव शुक्ला जी महासचिव, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री सुदर्शन सिंह बबलू जी, श्री विवेक शर्मा जी, रंजीत राणा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी सम्मानित कुटलैहड़ के बुजुर्ग, माताएं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 75 साल बाद उस महान
कांग्रेस पार्टी ने एक इतिहास रचा। वो इतिहास हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से एक मुख्यमंत्री दिया और एक उप मुख्यमंत्री दिया। साथ लगते हम दोनों पड़ोसी हैं और निचले हिमाचल से पहला मुख्यमंत्री दिया और पहला ही उप मुख्यमंत्री दिया। 15 महीने पहले हमारी सरकार बनी। हमने सारी योजनाएं मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं। मैं सिर्फ इतना कहना जा रहा हूं, अब जनता की अदालत में हमारा भी परीक्षा है, उप मुख्यमंत्री की भी परीक्षा है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जो 2 बड़े नेता आते हैं, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, इसलिए इस बार अगर आपने पहला वोट संसदीय क्षेत्र से किसी प्रत्याशी को डालना है तो वो कौन है? पीछे से हाथ खड़ा करके बताइए। और जिस संसदीय क्षेत्र का उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हैं वहां भी हमारी सरकार के 3.5 साल है। हम आपसे सिर्फ एक प्रार्थना कर रहे हैं, 20 साल का इतिहास बदलोगे, पूरा संसदीय क्षेत्र के विकास का पूरा नक्शा मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी बदलेंगे। इसलिए 15 महीने पहले यहां से हमारे को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत करके विवेक शर्मा बिक्कू जी को उससे पहले टिकट मिला और फिर इनका टिकट कट गया किसी कारणवश। यहां से जो प्रत्याशी जीत कर गया उस महान कांग्रेस पार्टी ने उसको कांग्रेस का टिकट दिया जो बीडीसी का चुनाव भी यहां से हारा था। कितना बड़ा सम्मान उसको हमने दिया। विवेक शर्मा 5 साल काम करता रहा लेकिन कांग्रेस पार्टी से कोई गद्दारी नहीं की। टिकट कटने के बाद मेरे पास आया, कहा कि मैंने क्या कसूर किया था। मैंने कहा कसूर नहीं, पार्टी कई बार फैसले करती है और आप पार्टी के कार्यकर्ता है, आप मेरी विधानसभा क्षेत्र में कार्य करें और उस बिके हुए विधायक के लिए भी ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर वहां से चुनाव हारा तो आपके खिलाफ मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। इस बेचारे ने आपका काम किया, उस बिके हुए प्रत्याशी को रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज चुनाव कोई हिमाचल सरकार को बनाने के लिए नहीं हो रहा है। आज चुनाव आपका जो वोट है, हजारों साल की देश की गुलामी के बाद जब आजाद भारत की पहली किरण इस देश की धरती पर पड़ती है, इस देश की जनता को और हिंदुस्तान की आवाम को कोई सबसे बड़ा अधिकार किसी पार्टी ने दिया है, वो कांग्रेस पार्टी है। वो अधिकार आपको वोट का अधिकार है। आपके वोट के दम से विधायक चुनकर जाते हैं, 15 महीने खुलकर काम करवाते हैं और फिर आपके वोट से चुनकर जो विधायक है उन्होंने अपनी विधायकी को भारतीय जनता पार्टी के पास बेच दिया। जिसने हाथ के चुनाव पर चुनाव लड़ा हो और वो जब हाथ को बेचकर कमल खरीदता है तो क्या आप जानते हैं कि कुटलैहड़ की जनता और बीजेपी के जो ईमानदार कार्यकर्ता होंगे कि जिस पार्टी ने
जनता की भावनाओं का सौदा किया है, उस पार्टी को 1 जून को आपको सबक सिखाना है। उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है, आप हमें 4 लोकसभा और 6 विधानसभा की सीटें जिताकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डलवाएंगे। जो हमने 15 महीने में किया, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में घोषणा की थी कि हम अपनी बहनों को जो 18 साल से ज्यादा की उम्र की हो जाएगी, जिनके जिंदगी भर उनके शरीर में जब तक सांस रहेगी, हमारी सरकार 1500 देगी, साल का 18,000 रुपया देगी। उस योजना को हमने मैडम लागू किया। 2,37,000 महिलाओं को 1500 मिलना शुरू हो गया। लाहौल स्पीति के पूरे जिले को मिलना शुरू हो गया, यहां भी मिलना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां गए और कहा कि चुनाव योग से इसका राजनीतिक फायदा हो रहा है। हम राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव में और चुनाव लड़ने की नहीं सोचते, हम तो सेवा भाव से आपका फायदा करना चाहते हैं। अगर हमने राजनीतिक फायदा देखना ही होता तो हम ओपीएस पहली कैबिनेट में क्यों लागू करते? हमारे चुनाव तो 2027 में है। अधिकारी कहते रहे कि 2026 में हम इसे बांटेंगे। मैंने कहा नहीं, हम 1500 रुपया, हमारी नेता ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बोला है, वो आपको मिलना शुरू हो गया। चुनाव आयोग के पास गए, कहा फॉर्म भी रखवाइए, पैसा बैंक अकाउंट में जाने से भी रखवाइए। हमारी दलील पर चुनाव आयोग ने आधा काम किया, फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है, लेकिन कहा कि पैसा जो है वो आप चुनाव के बाद डालना। मैंने उनसे फिर कहा कि हमारी जो पार्टी है वो राजनीतिक लाभ के लिए कोई काम नहीं करती, सेवा के लिए काम करती है। मैं आपको वादा करता हूं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी यहां बैठी है, अप्रैल का भी और मई के भी 1500 रुपया जो है, अगर आचार संहिता खत्म होने के बाद तुरंत प्रभाव से जिन महिलाओं के फार्म भर चुके हैं उनको पहुंच जाएंगे। 1 साल में जयराम ठाकुर सोए रहे, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हमने 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया है, जिसमें आपके लिए इस दूसरे बजट में हम योजनाएं लेके आए हैं। हमने 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, असा ग्रां च रहिंदे, तो जो पता ही है, जब गांव में रहते हैं तो बुखार, कभी बुजुर्ग को बुखार हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, वो बुजुर्ग अपने बेटे से नहीं मांगता, क्योंकि वो अपना स्वाभिमान समझता है। हमने उन बुजुर्गों को, हिमाचल प्रदेश के 70 साल से ऊपर के जो भी किसान हैं, 25 लाख रुपए तक की मुफ्त योजना इलाज की लेकर आपके लिए आए हैं। ये अभी से कर रहे हैं। विधवाओं के बच्चे जितने भी हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, 27 साल तक उनकी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। मनरेगा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से निकली है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको अमली जामा पहनाया। क्यों? कोरोना काल में अगर इस देश में अराजकता नहीं फैली तो उसका मुख्य कारण मनरेगा थी कि हर गांव के दरवाजे तक श्रीमती सोनिया गांधी जी के कारण आज रोजगार प्राप्त हो रहा है। यह दिहाड़ी 240 रुपए थी। जो मनरेगा को बंद करने की बात करते थे, वो भी मनरेगा को प्रधानमंत्री बंद नहीं कर सके। हमने इस दिहाड़ी को बढ़ाकर 240 से 300 रुपया कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। प्राकृतिक खेती पर गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से अगर आप खेती करेंगे, यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे, 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं, 30 रुपए किलो के हिसाब से हम मक्की खरीदेंगे। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रदेश बना जहां प्राकृतिक खेती से गेहूं का मूल्य 40 रुपए फिक्स किया।
ये आपके लिए है, किसानों के लिए है। गाय के दूध का मूल्य कहीं नहीं होता, 24 घंटे में दूध खराब हो जाता है, क्योंकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। 90% हमारे लोग गांव में रहते हैं, गांव में हमारी शहरों जैसी सुविधाएं हैं। हमने कहा हमारी बहनें गाय दूध दूती है तो उनके लिए 32 रुपए होता था, 50 पैसे बढ़ते थे, हमने सीधा 45 रुपए गाय का और भैंस का दूध 55 रुपए किया और हिंदुस्तान के पहले राज्य बने। कई और योजनाएं हैं, कई और योजनाएं हैं जो दिव्यांगों से है। एक स्कूल तक नहीं खोल सकी बजाराम सरकार, हमने उनके लिए हाई स्कूल और कॉलेज का प्रबंध कर रहे हैं। नशाखोरी में फंसे हुए युवा है, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां नशाखोरी में जो युवा है उनको वापिस उसी हालात में लाया जाए। हमने इस बजट में उनके लिए भी संस्थान खोले हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने आपके वोट को चुराया है, आपकी ताकत को खरीदने की कोशिश की है, और जो जनता की ताकत को खरीदता है जनता उसको सबक सिखाती है। जब जनता जाग उठती है तो बड़े से बड़े तानाशाह का उखाड़ फेंकती है। 1 जून का समय यह तय करेगा कि क्या आप इस देवभूमि के जो हमारे लोग हैं, वो जो लोग पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को 1 जून को हिमाचल की जनता और कुटलैहड़ की जनता सबक सिखाएगी। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। लोकतंत्र की ताकत जनबल है, धनबल नहीं। जनता वोट के माध्यम से अपनी चॉइस का सरकार बनाती है। आपने हमको 5 साल के लिए मैंडेट दिया, 5 साल हमें सेवा करने का मौका दिया, 5 साल हमारे कार्य को देखिए। यहां से भी आपने बिका हुआ विधायक प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी 5 साल के लिए मौका दिया। आप उससे पूछिए कि आप तो 1.5 साल के बाद दोबारा चुनाव में जा रहे हैं, 3.5 साल के लिए चुनाव हो रहा है। मैं ईमानदार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, उन्होंने हाथ को बेचा है, कमल को खरीदा है। ये हाथ का ना हो सका तो कमल का क्या होगा, ये कल बिकेगा। इसलिए ये जिसकी नियत बिकने की होती है वो राजनीतिक मंडी में बिकता है। इसको आप सबक सिखाएंगे और मेरा ये मानना है कि जनबल ही जीतेगा और धनबल। मैं जो बोलूंगा आपने जोर से हाथ खड़ा करके करना है। जनबल, पीछे वाले जोर से करिए, जनबल, धनबल। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। अब हमारे देश की हर दिल अजीज महबूब नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अदब एहतराम के साथ आमंत्रित कर रहा हूं वो आए और अपना मार्गदर्शन हमें दें। श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी। धन्यवाद। हिमाचल के मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, राजीव शुक्ला जी, सतपाल रायजादा जी, विवेक शर्मा जी, सुदर्शन बबलू जी, रंजीत राणा जी, रामाश्रा शर्मा जी और विवेक मिंका जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे प्यारे पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और प्यारी बहनें, प्यारे भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। ये बाबा रुद्रानंद जी की धरती है, माता चिंतपूर्णी जी की धरती है, पवित्र धरती है। और मैं देख रही थी, आप सब बैठे हैं, मैं देख रही थी जब सारे नेता भाषण दे रहे थे कि आप कितने ध्यान से बातें सुन रहे हैं और कितने चुपचाप बैठे हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है पूरे देश में। हमारी आदत है, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं तो इतनी आवाज होती है कि चीख के चिल्ला के बोलना पड़ता है। तो अब चुनाव का प्रचार करने निकले हम, 3 महीने हो गए हैं आज। अब आखिरी 2-3 दिन बचते हैं। यहाँ हिमाचल में हूँ क्योंकि यहाँ ही बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है।
विधानसभा के उपचुनाव भी हैं, लोकसभा के भी चुनाव चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ बैठकर सबका हाथ बटाऊं, यहाँ थोड़ा प्रचार ज़्यादा करूं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब जब मैं आप सबके सामने आती हूँ, बहुत ही प्रेम से मेरा स्वागत करती हैं और बहुत ही ध्यान से बातें सुनती हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि राजनीतिक भाषण देने के बजाय बस बातचीत ही कर लूं। तो बातचीत ही करने आई हूं, खास तौर से अपनी बहनों से, कि आज देश के क्या हालात हैं और प्रदेश के क्या हालात हैं, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से जो देश में जो हालात बने हुए हैं, उनको जब तक आप ठीक ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक जो आपके प्रदेश के साथ विश्वासघात हो रहा है और जिस तरह से आपके प्रदेश पर एक तरह से आक्रमण हो रहा है, उसे आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, देश के हालात ये हैं कि जैसे कहते हैं ना कि राम का नाम लेने वाले कुछ और होते हैं और राम का काम करने वाले और। तो जो हमेशा ये नहीं है कि बहुत लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान का काम कौन करता है, ये समझने की बात है। और जब भगवान का नाम वोटों के लिए लिया जाता है बार बार और धर्म का नाम लिया जाता है, तब एक तरह से सावधान होने की ज़रूरत होती है। 10 सालों में ये तीसरा चुनाव है। 2 चुनाव निकल गए। दोनों चुनाव में, मैं केंद्र के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की बात कर रही हूं, जिसमें आप प्रधानमंत्री को चुनते हैं और अपने लोकसभा के सांसद को चुनते हैं। आप देखें तो तीनों चुनाव में जो भी भाजपा का प्रचार रहा है, मोदी जी का प्रचार रहा है, वो सब धर्म के नाम पर ही रहा है। पहले चुनाव में भी यही रहा। जनता ने भरोसा दिया, आशाएं थी, उम्मीद थी जनता की कि एक अच्छी सरकार आएगी। मोदी जी में अपनी आस्था रखी और मोदी जी को जिताया। उस चुनाव को उन्होंने धर्म के आधार पर लड़ा था, वो जीते। चुनाव के प्रचार के समय कई वादे किए, कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, कि दुनिया में से सारा जो काला धन है वो वापस लाएंगे और आपके खातों में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। खैर, वो बातें हुई नहीं। 5 साल गुजर गए, आप आगे चलते रहे, जिस तरह से आप कमा रहे थे कमाते रहे, ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। जीवन में ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा रोजगार मिल गए या महंगाई कम हो गई या जीवन किसी तरह से और भी अच्छा हो गया, वैसा का वैसा चलता रहा। 5 साल बाद एक और चुनाव आता है। फिर से चुनाव में जब प्रचार का समय आता है तो कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। मोदी जी ये नहीं बताते कि वो 15 लाख रुपए जो आपके खातों में आने थे उनका क्या हुआ। मोदी जी ये नहीं बताते कि जो रोजगार उन्होंने बोला था कि वो पैदा करेंगे, वो रोजगार कहाँ गए, वो 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले। बीच में नोटबंदी भी कर डाले, उससे आपको और कष्ट हुआ। आप सबको कहा गया कि आप देशभक्त हो, लाइन में खड़े हो जाओ, तो आप हो गए। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मुझे याद है मेरे बच्चों की एक ट्यूशन की टीचर थी और उन्होंने मुझे बताया था उस समय कि जब उन्होंने सब अपने सारे जो भी छोटे छोटे पैसे इकट्ठे किए थे वो ले गए बैंक और बदलवा दिए। घर आए, पता चला कि माता जी ने गद्दे के नीचे पैसे इकट्ठे करके रखे थे। 80 साल की माता जी, और बेचारी जब जब मौका मिलता था वो थोड़े थोड़े पैसे रख लेती थी अपने गद्दे के नीचे कि बच्चों को देंगे, पोते पोतियाँ आएंगे तो थोड़ा थोड़ा पकड़ा देंगे, कुछ खरीद लेंगे बच्चे अपने लिए। अब पता चला कि माता जी के गद्दे के नीचे हजारों रुपए पड़े हैं। तो फिर उनसे मांगना, उनसे कहना, उनको समझाना कि अब चलेंगे नहीं, हमें इनको बदलना है, ये सब काम किए। और सब घर घर में ये हुआ, घर घर में ये कष्ट हुआ। और जितनी भी बहनों ने इकट्ठा किया था पैसा, वो उन्होंने बैंक में अपनी जिम्मेदारी से दिया। कोई काले धन नहीं वापस नहीं आया, कोई खाते में पैसे नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आप कतार में खड़े हो गए, जो आपकी छोटी मोटी बचत थी वो चली गई। फिर जीएसटी आई, तमाम जितने भी छोटे कारोबार हैं, जो भी अपना छोटा बिजनेस चलाता था, उसके लिए महासंकट कि किसमें कितना जीएसटी डालना है। किसानों के लिए संकट
कि जो भी खेती के सामान है उन पे भी जीएसटी है, सब महंगा होने लग गया, महंगाई बढ़ती चली गई। लेकिन 5 साल पूरे हुए, मोदी जी और उनके नेताओं ने ये कुछ बातें नहीं की आपसे। फिर से आए, फिर से धर्म की बातें, फिर से हिंदू मुसलमान ये वो ये सारी बांटने वाली बातें, फिर से वोट ले लिए आपसे, फिर आपने आशा जता दी इनमें, फिर से सत्ता में आ गए। तो अब आदत डल गई, आदत डल गई कि जो हम कहते हैं उस पर हमें अमल होने की कोई जरूरत नहीं है, जो जनता के काम है उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के तो सांसद आते भी नहीं हैं, मोदी जी खुद वाराणसी नहीं जाते, जाते हैं तो बड़े उद्घाटन कर लेते हैं, लेकिन किसी के घर नहीं जाते, किसी के हालचाल नहीं पूछते, किसी के बीच आपके बीच घुल मिलकर ये समझने की कोशिश भी नहीं करते कि आपके जीवन कैसे चल रहे हैं, आप कैसे जी रहे हो इतनी महंगाई में, इतनी बेरोजगारी है, नौजवान क्या कर रहे हैं। उनको ये एहसास हो गया है कि जनता के सामने जब चुनाव के समय आएंगे, धर्म की बातें करेंगे, जनता वोट दे देगी, तो हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नई तरह की राजनीति 10 सालों में हमारे पूरे देश में हावी हो गई है। मैं एक महिला के घर गई उत्तर प्रदेश में, कुछ नहीं था घर में, कुछ नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, जो घर की तरफ जो सड़क जा रही थी वो सड़क भी टूटी फूटी थी, पता नहीं कब बनी थी, वो भी खड़िंजे की, पक्की सड़क भी नहीं थी। बच्चे उधर ही खेल रहे थे, बीच दिन में, हफ्ते के शायद मंडे ट्यूसडे होगा। मैंने कहा स्कूल नहीं जाते? कहती नहीं, स्कूल चल ही नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत दूर है, मैं भेजती नहीं हूँ। तो मैंने कहा पानी नहीं आता, बिजली 1-2 घंटे आती है। तो ये सब सुना, मैंने कहा कमाई कैसे करती हो? कहती है ये चूड़ियों का काम है दीदी, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, इसी से जो भी कमा लेती हूँ और बच्चों को खिला लेती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हें मालूम है चुनाव आ रहा है? कही हाँ। तो मैंने कहा वोट किसको दोगी? तो ऐसे थोड़ी सी शर्मिंदा होके बोली कि विधायक को दूंगी। विधायक भाजपा के थे। तो मैंने कहा लेकिन आपके यहाँ काम तो विधायक जी ने किया नहीं है। तो कहती है हाँ दीदी काम तो नहीं किया। तो मैंने कहा आते जाते हैं? अभी आए थे चुनाव के लिए। तो मैंने कहा बाकी समय नहीं आते? नहीं आते। वोट क्यों दे रही हो? कहती है धर्म के नाम पे। दीदी ये लोग तो आके हमसे प्रार्थना करवाए, शपथ करवा दिए, हम वोट दे देंगे, भगवान के नाम शपथ ली है। तो मैंने बिठा के समझाया कि बहन इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ये वोट, इससे भविष्य बनने वाला है। 5 सालों के लिए जो विधायक आएगा, उस समय विधानसभा का चुनाव था, वहाँ जो विधायक आएगा वो तय करेगा कि आपका स्कूल कैसा बन रहा है, कि सड़क कैसी बन रही है, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, वो तय करेगा। उसको आपने आदत दे दी है कि वो आएगा, धर्म की बात करेगा, भगवान राम के नाम पर शपथ दिलवा देगा आपसे और आप उसको वोट दे देंगी। तो काम करना ही बंद कर दिया है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना कि उससे काम कराओ। तो समझी, सोचा, कहने लगी दीदी ठीक कह रही हो, अगली बार मैं ऐसे वोट नहीं दूंगी। लेकिन मैं कह रही हूं कि पूरे देश भर में हमने आदत बिगाड़ दी है नेताओं की, खास तौर से जो भाजपा के नेता हैं। जैसे यहाँ आपके सांसद हैं, आपको दिखते हैं तो बड़े बड़े क्रिकेट के मैचों में दिखते हैं, या बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, या महलों में सेठों के साथ दिखते हैं। और मोदी जी की वही हालत है। मोदी जी को आप देखते हैं एक बाल इधर से उधर नहीं होता, साफ सुथरा कुर्ता, बड़े बड़े मंचों पे प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। आपके यहाँ नहीं आए जब आपदा हुई, इतनी बड़ी आपदा हुई। हमारी सरकार नई नई बनी थी, मुझे याद है, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों के लिए चली। कहीं कोई पहाड़ गिर रहा है, कहीं नदी में सब कुछ बह रहा है, सड़कें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं, लोगों के परिवार बिछड़ गए, लोग गुजर गए उसी बह के पानी में बह के, या किसी के ऊपर पहाड़ गिर गया। मुझे याद है एक परिवार था शिमला में, पूरा परिवार मंदिर गया था उस दिन सुबह, बच्चे भी चले गए दादाजी दादी जी के साथ, कोई वापस ही नहीं आया। पूरा पहाड़ टूट के 2 सेकंड में मंदिर के ऊपर गिर गया, सब चूर चूर हो गया। इतना विनाश हुआ, इतना दुख हुआ, इतना संकट हुआ,
और भाजपा के नेता आए तक नहीं। तो ये गहराई से समझने वाली बातें हैं कि ये सच और झूठ के बीच में अगर आप अपनी देखेंगे नहीं और आप पहचानेंगे नहीं कि कौन क्या है, तो देश की राजनीति भी खाई में चली जाएगी, देश का समाज भी खाई में चले जाएगा और देश का भविष्य भी खाई में चले जाएगा। आज जितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से देशवासी जूझ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हम यहाँ प्रदेश सरकार से कोशिश करते हैं कि किसी तरह से राहत मिले। ये जो 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने की बात जो है, कर्नाटका में हमारी सरकार है, हमने वहाँ पे महिलाओं के लिए बस की यात्राएं फ्री कर दी। हम हर तरफ से, जैसे सुक्खू जी ने कहा, दूध के लिए MSP देते हैं। हर चीज़ हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से आपको बचाएं जो देश में महंगाई है उससे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं बचा सकते। आज अगर 1200 का सिलेंडर है तो हम बहुत कम कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें केंद्र से तय होती हैं, इनकी नीतियों से तय होती हैं। और ज़्यादातर जहां महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, ये केंद्र के मसले हैं। और आज स्थिति ये है कि अगर कोई त्योहार है घर में या परिवार में, कुछ मान लीजिए किसी की शादी है और आपको तैयारी करनी है, तो आपको घबराहट होती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। पूरा परिवार कमा रहा हो, 2-2, 3-3 परिवार के सदस्य अगर नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं या कोई दिहाड़ी पे भी कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी आपकी कमाई पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। और आज आप जब बच्चे बड़े होते हैं, तो एक ज़माना होता था बच्चे बड़े हो जाते थे सीधे खेती में करा देते थे काम या कहीं मजदूरी करा देते थे। अब वो ज़माना नहीं है, और ख़ास तौर से यहाँ हिमाचल में तो कई कुछ समय से नहीं रहा है। अब तो सब अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, गरीब से गरीब परिवार हो, दूर दराज इलाके में हो, सबसे पहले वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छी तरह से पढ़े लिखे। प्राइवेट में भेज सकते हैं तो प्राइवेट में भेज देंगे, ट्यूशन करा देंगे, कहीं से कर्ज लेकर बड़ी परीक्षा के लिए भी ट्यूशन का इंतज़ाम कर लेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित हो जाएं, बच्चों को रोजगार मिले और फिर भविष्य बन जाए। हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन 10 सालों में परिस्थिति ये बना दी है देश की कि 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी आज मोदी जी के राज में है। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। आप बच्चों को शिक्षित भी करें, कर्ज लेकर बेशक उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा भी दें, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आज IIT से पढ़ के निकल रहे हैं बच्चे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। IIM से निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। परिस्थितियां ये बन गई हैं क्योंकि जो राजनीति हावी हुई है देश में, वो सिर्फ धर्म के आधार पर चली जा रही है। तो नेताओं ने काम करना बंद कर दिया है, जवाबदेही खत्म कर दी है। जब जब कहीं कहीं आंदोलन होता है या कोई आवाज उठा लेता है, उसको दबाने का काम मैंने देखा है। अध्यापिकाओं ने यूपी में एक बार प्रदर्शन कर लिया क्योंकि मानदेय नहीं बढ़ाया था उनका, प्रदर्शन किया, उनकी पिटाई हुई, उन पे रासुका कानून लगा दिया, उनको देशद्रोही का दर्जा दे दिया। किसानों ने आंदोलन किया, 600 किसान शहीद हो गए, उनको देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी जो सोचिए वो कह दिया। ये तो किसान की बात कर रहे थे, मोदी जी खुद कह रहे थे किसान जो इस देश की धरती को अपने पसीने से सींचता है, जो इस देश का अन्नदाता है, उसको खत्म कर रहे हो, बड़े बड़े खरबपतियों को आगे बढ़ा रहे हो। और क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्योंकि मालूम है कि धर्म के नाम पर वोट मिलेगा तो हम बाकी समय कुछ भी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। हम विपक्षी दल के लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहते हैं और किसी न किसी तरह से जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव अपने मुद्दों पर लड़वाइए, इधर उधर के मुद्दों पर नहीं। मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आकर एक्सरे मशीन लेकर आपके घरों में जाकर आपके गहने चुरा देगी। उन्होंने तो गुजरात में यह भी कह दिया कि अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता 1 भैंस चुरा लेंगे। मतलब एकदम पूरी तरह से उनका जो व्यवहार है वो ये व्यवहार है कि जनता बेवकूफ है या जनता को कुछ समझ में नहीं आता।
जनता का आदर करने की कोई जरूरत नहीं है और जनता के प्रति मेरी जवाबदेही की नहीं है। यही व्यवहार है। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर आसीन, इतना सम्मान, इतनी सत्ता, इतनी शोहरत, देश की श्रद्धा आपके साथ है, आपके पद के साथ है, और आप देशवासियों के सामने चुनाव के समय आके कह रहे हैं ऐसी फिजूल की बातें कि कोई मंगलसूत्र चुराएगा, कोई भैंस चुराएगा, और जो देश की असली समस्याएं हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इसमें तो जनता का पूरी तरह से निरादर है ना। अगर आदर होता जनता के प्रति, अगर श्रद्धा होती जनता के प्रति, तो अपने काम के आधार पर वोट मांगते। इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता, एक बार उन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। शहीद हो गई इस देश के लिए। और इसी पे मैं कहती हूं कि कोई राम का नाम लेता है और कोई राम का काम करता है। हिमाचल का प्रदेश बनाया उन्होंने, सेना को मजबूत किया, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़कर बांग्लादेश बनाया, देश में हरित क्रांति लाई, दिन रात काम किया, श्रद्धा से काम किया, फिर भी अहंकार नहीं था। फिर भी आपके बीच आती तो पैदल चल के आती, आपकी समस्याओं को सुनती, आपसे डांट भी खाती, और शहीद हुई इस देश के लिए। अब यह अलग बात है कि आज देश में यह राजनीति है कि प्रधानमंत्री से लेके इनके सारे मंत्री उनको देशद्रोही कहते हैं, इंदिरा जी को, जो शहीद हुई इस देश के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि समझ लो कि देश में क्या हो रहा है, आपके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है। यहां आपदा आती है, किसी को परवाह नहीं है। हमारे सारे मंत्री रात रात तक आपके बीच आकर, चाहे जहां राहत पहुंचानी हो वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंच के पहुंचा रहे हैं। मंत्री खड़े हैं, कोई फंसा हुआ किसी जगह में, कहीं कुछ गिर गया है, उसके पीछे लोग फंसे हुए हैं, वहां पे रात तक काम कर रहे हैं कि उनको किस तरह से निकालना है। राहत का सारा काम प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि एक पैसा केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। ये आपदा की बात है। उसके बाद, आपदा के एकदम बाद, कुछ ही महीनों बाद, आपकी चुनी हुई सरकार को गिराने की पूरी कोशिश होती है। कैसे? लोकतंत्र के प्रति अपराध करके। क्योंकि जब किसी विधायक को आप पैसे देकर उसका दल बदलवाते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। अपराध कौन करा रहा है? प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, और यहां के आपके बड़े बड़े हिमाचली जो नेता हैं भाजपा के, नड्डा जी, यहां के आपके जो सांसद हैं अनुराग जी, ये सब करा रहे हैं। चोरों की तरह विधायकों को बीच रात में जीप से चंडीगढ़ ले जा रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, कहीं पे सारी फोर्स लगा रहे हैं कि कोई इनसे बात भी ना कर पाए, क्योंकि इनको हम चोरी करके ले जा रहे हैं। और ये सब देश की आंखों के सामने हो रहा है, हिमाचल की जनता के आंखों के सामने। आपने एक सरकार चुनी, चुनाव हुआ, लोकतंत्र के तहत आपने चुनी सरकार, एक ईमानदार सच्ची सरकार आई, जो आपको वादे किए उनको पूरी करने की पूरी कोशिश हो रही है। और ये लोग आते हैं और धन बल के आधार पर पैसा खिला खिला कर आपकी सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। आपके आंखों के सामने टीवी वाले, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, जो आज सब बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, वो वाह वाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वाह वाह, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। लेकिन अपराध हो रहा है आपकी आंखों के सामने, और वो भी आपके वोट के अधिकार के साथ। तो कल क्या होगा बहनों और भाइयों? ये अधिकार ही मिट जाएगा। ये लोग तो संविधान को बदलने की बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हम संविधान बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? ये जो वोट का अधिकार है ये चले जाएगा। ये जो चुनने का अधिकार है कि मेरा प्रतिनिधि कौन होगा, जो मेरे प्रति जवाबदेह होगा, जो मेरी समस्याओं को हल करेगा, वो कौन होगा, ये हक ले रहे हैं आपसे। आरक्षण का हक ले लेंगे। तो आगे क्या होगा, भविष्य में क्या कर सकते हैं, किसको भरोसा है? जो सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम ला सकती है,
जहां पूरे देश भर में नौजवान तैयारी कर रहा है सेना में जाने के लिए, उसके दिल में देशभक्ति की भावना है। आप सब जानते हैं हिमाचल से कितने बच्चे गए हैं सरहद पे, सारे तमाम कितने जवान गए हैं, आपका अपना रेजिमेंट भी है, कितने शहीद हुए हैं इस देश के लिए। मैं भी शहीद की बेटी हूं, शहीद की पोती भी हूं। मैं समझती हूं कि इसका क्या मतलब है, और मैं ये भी समझती हूं कि शहीद के परिवार की क्या भावना होती है। दूसरा खड़ा होता है, उसको भी हाजिर कर देते हैं देश के लिए। हमारे परिवार ने भी ये किया, दादी शहीद हुई, पिताजी खड़े हो गए, पिताजी शहीद हुए, माताजी खड़ी हो गई, माताजी के बाद अभी भैया खड़े हो गए हैं, मैं खड़ी हूं, हम सब लड़ रहे हैं इस देश के लिए। ये भावना जो होती है, ये शहीद के परिवार की भावना, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना होती है। आपने कितने बेटे सरहद पे भेजे, अगर शहीद हुआ एक बेटा तो आपने दूसरे बेटे को भी भेजा। और आपके बच्चों के दिल में क्या भावना है कि वो अभी भी सेना के लिए तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और सरकार क्या देती है उन्हें? अग्निवीर, कि 4 साल बाद घर चले जाओ, बेरोजगार हो जाओगे और शहीद हो जाओगे अगर, तो तुम्हारे माता पिता को शहीद का पेंशन भी नहीं देंगे, तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो शहीद को देना चाहिए। ये सरकार का तोहफा है देश के नौजवानों के लिए, देश की देशभक्ति की भावना के लिए। एक नौकरी बना के नहीं दी, सारी की सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। देश का कोयला, यहाँ हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज जहां सेब रखे जाते हैं किसके हैं? अडानी जी के हैं। आज अडानी जी तय कर रहे हैं कि सेब कितने का बिकेगा और कब बिकेगा। इसी तरह से देश का कोयला, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का पावर, देश की बिजली सब बड़े बड़े खरबपति को दे दिए। जो इतने बड़े सरकारी कारोबार होते थे जिससे रोजगार मिलता था, स्थायी रोजगार मिलता था। एक जमाने में जो बुजुर्ग बैठे हैं बताएंगे, सबको सरकारी नौकरी चाहिए होती थी क्योंकि पेंशन मिलता था, पेंशन भी खत्म कर दिया। यहाँ हम ओपीएस, हमने कहा हम ओपीएस लागू करेंगे, पुराना पेंशन देंगे। इसको सुनते ही वो चिढ़ गए। जो वहां से पैसे आने चाहिए एनपीएस के लिए वो उन्होंने दिए नहीं, रुकवा दिए। तो वो पैसे रुकवाए, आपकी आपदा के लिए जो राशि आनी थी वो रुकवाई, आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित ही नहीं किया। जहां जहां हम आपके लिए राहत की स्कीम लाते हैं वहां रुकवाने की कोशिश। ये 1500 का जो महिलाओं के खातों में डालने का है, इन्होंने चुनाव के चलते उसको भी रुकवाया है कि चुनाव के बाद करिए। आपने मुख्यमंत्री जी की बात सुनी। तो हर स्तर पर आपकी मुश्किलों को बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, बड़े बड़े खरबपतियों को सक्षम बनाने का काम कर रही है। 16 लाख करोड़ रुपए उनको माफ है। जब आप कर्ज में डूबते हैं, जब देश का किसान रोता है, चिल्लाता है, जब देश का किसान डूबता है गरीबी में, कर्ज लेता है, अपनी बेटी की शादी के लिए लेता है, या फिर कोई बड़ी संकट आती है उसके लिए लेता है, किसी का इलाज होता है उसके लिए लेता है, तब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, हम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। और बड़े बड़े खरबपति किस लिए लेते हैं कर्ज? हजारों करोड़ का तो बिजनेस है, उसको बढ़ाना होता है, उसमें 1000 करोड़ और डालने हैं तब कर्ज लेते हैं। आपके सरकारी बैंक उनको कर्ज माफ कर रहे हैं, और जो किसान मुसीबत में आके कर्ज लेता है, कर्ज चुका नहीं पाता तो आत्महत्या करता है 1 लाख 2 लाख रुपयों के लिए, आप उस कर्ज को आप माफ नहीं करना चाहते। तो ये परिस्थितियां हैं देश में। तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे और यहां से बदलाव नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। तो मैं बात करने आई हूं आपसे चुनाव के समय, वोट मांगने नहीं आई हूं। मैं आई हूं कहने के लिए कि जागरूक हो जाओ। जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है पूरे देश भर में, और यहां खास तौर से हिमाचल में, जहां आपकी चुनी गई सरकार को गिराने के लिए सब कुछ किया, आपकी आपदा के समय पैसे नहीं दिए, लेकिन 6 उपचुनाव कराने के लिए 100-100 करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए हैं इनके पास। सोच लीजिए कि इनकी नीयत क्या है और इनकी नीतियां क्या हैं। और जब नीयत ठीक नहीं होती तो सारी नीतियां भी गलत होती हैं।
और अगर एक सच्ची राजनीति, एक सभ्य राजनीति चाहते हैं अपने प्रदेश में, अपने देश में, तो सच्चाई को देखिए और समझिए। ये समझिए कि आज जो प्रदेश में सरकार है वो हर तरफ से आपकी मदद करने के लिए तैयार है और कोशिश कर रही है, चाहे महंगाई से राहत दिलवाने में, चाहे रोजगार दिलवाने में, चाहे लोगों की अलग अलग तरह से मदद करने में। मुख्यमंत्री जी ने कहा विधवाओं की मदद करने के लिए, बच्चों के लिए पाठशालाएं खुलवाने के लिए, जो भी स्वास्थ्य के लिए इंतजाम कर रहे हैं। और ऊपर से हमारी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो हम देश भर में लागू करना चाहते हैं। राजस्थान में 25 लाख की हम स्वास्थ्य बीमा दे रहे थे। क्या मतलब है कि 25 लाख तक राजस्थान में जब हमारी प्रदेश सरकार थी, किसी को कोई भी इलाज करना था वो मुफ्त था। मैं ऐसे लोगों से मिली जिनका हार्ट ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी, एक ऐसे थे जिनको कैंसर था, कैंसर का सारा ट्रीटमेंट मुफ्त था। मुस्कुरा के मुझसे मिले, कहे कि दीदी आपको मालूम है सिर्फ प्रमाण पत्र के पैसे देने पड़े, पहचान पत्र के, प्रमाण पत्र के नहीं, सिर्फ पहचान पत्र बनाने के लिए जो 400, 500 या 200 लगते थे वही दिए, बाकी सारा इलाज मुफ्त हुआ। ये स्कीम पूरे देश भर में हम लागू करना चाहते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे शुरू किया है कि महिलाओं के खातों में हम 1500 रुपए देंगे हर महीने, और कर्नाटका में और तेलंगाना में भी शुरू किया है, उसी तरह से देश भर में गरीब परिवारों की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हम 8500 रुपए प्रति माह डालेंगे। एक साल में 1 लाख रुपए पूरे हो जाते हैं, हर महीने डलेंगे आपके खातों में। अब आप कहेंगे कि मैं भी किसी की तरह वादे कर सकती हूँ, क्या पता सच है कि नहीं, लेकिन आप खुद देख रही हैं कि हिमाचल में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हजारों महिलाओं के खातों में डालना शुरू कर लिया है पैसा। कर्नाटका में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है जहां हमारी सरकार है। मैंने 25 लाख की बात की बीमा की, वो राजस्थान में करके दिखाया। हम कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाना चाहते हैं किसानों के लिए, ताकि जब जब आप संकट में हो उस आयोग से सुविधा ले सकते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार थी हमने कर्ज माफ किए। तो हम उस आधार पे कह रहे हैं कि हम पूरे देश भर में ये करना चाहते हैं। जीएसटी जो खेती किसानी के हर सामान पे है आज, उसको हटाकर हम खेती के हर सामान को सस्ता करेंगे। आपका जो मुआवजा नहीं मिलता जब नुकसान होता है, जब ओले पड़ते हैं, खेती का नुकसान हो गया, हम कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान दिलवाने का काम करेंगे। हम कानून लाएंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका हक बनेगा, मतलब कि आपकी उपज का सही दाम आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा कि कल को हमारी सरकार बदल भी ले, आप उसके बाद उस कानून को बनाने के बाद फिर भी जो नई सरकार आएगी वो पीछे हट नहीं पाएगी, उसको देना ही पड़ेगा। जैसे मनरेगा लाए, जिसमें आपको काम का जो रोजगार का अधिकार मिला गांव में। मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि ये बेकार स्कीम है, हम इसको बंद करना चाहते हैं, लेकिन बंद नहीं कर पाए क्योंकि हमने कानूनी अधिकार बना दिया था आपका। ये राशन बांटने का काम जो मोदी जी ने किया है, जो कहते हैं कि हर गांव में 5 किलो राशन दे रहे हैं और अपनी फोटो चिपका देते हैं उस राशन पे, ये भी गलतफहमी में मत पड़िए, ये भी उनकी मजबूरी है। क्योंकि उनसे पहले कांग्रेस ने कानून बनाया था कि भोजन का अधिकार हर गरीब परिवार को है। तो जब कांग्रेस ने कानून बनाया तो इनकी मजबूरी बन गई जब ये सत्ता में आए कि देना ही था राशन। बल्कि कांग्रेस की सरकारों में छत्तीसगढ़ में 35 किलो दे रहे थे हम राशन, जब इनकी सरकार आई काट के 5 किलो किया। और आज भी हम कह रहे हैं देश भर में 10 किलो का राशन हम देंगे, दुगना, इनसे दुगना देंगे। नौजवानों के लिए, जो बच्चे आज शिक्षित हैं और स्नातक पास हैं, उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे जिससे आप अपना हुनर बढ़ा पाओगे। बड़े बड़े सरकारी जो कारखाने हैं उनमें आपको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए सालाना आप कमाएंगे, अपना हुनर बढ़ाएंगे। जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं लगेगी तब तक आपको कम से कम वो सहायता मिलेगी कि साल में आप
कमा भी रहे हैं 1 लाख रुपए और अपना हुनर भी बढ़ा रहे हैं। आपके लिए एक खास 5,000 करोड़ रुपए का नौजवानों के लिए फंड निकालेंगे, जिससे जब आप अपने कारोबार शुरू करना चाहें आपको सुविधा मिलेगी। श्रमिकों के लिए हम कानून बनाएंगे कि 400 रुपए से कम दिहाड़ी किसी को नहीं मिल सकेगी। मतलब कानून होगा, अगर कोई उससे कम देगा कानून का उल्लंघन होगा। इसी तरह से जो छोटे बिजनेस हैं, जो छोटे कारोबार हैं, जो तमाम दुकानदार हैं और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको मजबूत करने के लिए हमारी बहुत सारी स्कीम है ताकि मिडिल क्लास भी मजबूत हो। आज मिडिल क्लास को कोई पूछता भी नहीं है और आप उतना ही जूझ रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, जितनी बाकी लोग जूझ रहे हैं। तो आपके लिए खास स्कीमें लाकर आपको मजबूत बनाकर, क्योंकि हम जानते हैं कि देश का इंजन भी आप हैं, आप इस देश का निर्माण करते हैं, तो हम सबको मजबूत बनाना चाहते हैं, आपके अधिकारों को मजबूत बनाना चाहते हैं और लोकतंत्र को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। जबकि इन्होंने धर्म के नाम पर आपसे वोट ले लेकर लोकतंत्र को कमजोर किया है। तो आज यहाँ खड़े हुए इस पवित्र भूमि पर मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अगर आज भगवान आपके सामने आते तो वही कहते जो हजारों सालों से सारे संतों, महात्माओं और गुरुओं ने कहा है कि अपनी सच्चाई पर उतर आओ, अपनी सच्चाई को देखो, ईमानदारी से अपना जीवन जियो और सबके साथ प्रेम और सद्भाव रखो। यही सभी धर्मों की सीख है, हमारे हिंदू धर्म की सीख है। और जब हम चुनाव के संदर्भ में ये बात कहते हैं कि अपनी सच्चाई पर उतरो, तो हमारा मतलब ये होता है कि अपने जीवन में देखो कि क्या क्या हो रहा है। आपदा आई, मदद नहीं हुई, सरकार आपने चुनी, उसको धनबल से गिराने की कोशिश हुई, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है। चाहे आपको अनुराग जी, नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी कितने भी बड़े मंचों पे दिखे, चाहे आपको कितने बड़े महलों में कितने प्रधानमंत्रियों और कितने राष्ट्रपतियों के साथ दिखे, लेकिन आपका जीवन नहीं बदल रहा है। आपके जीवन को बदलने वाली सरकार सिर्फ आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 10 सालों में देखी, जो अभी 2 साल पहले बनी है। तो इस सच्चाई को आप समझ के पूरी समझदारी से, पूरे विवेक से अपना वोट डालिए। इस बार विधानसभा के लिए भी वोट डालेंगे, लोकसभा के लिए भी डालेंगे, दोनों में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताइए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार लाइए और प्रदेश में अपनी ही चुनी गई सरकार को मजबूत बनाइए ताकि कोई उसको छू ना पाए। और आगे भी 3.5 सालों के लिए इतनी ईमानदारी से और इतनी मेहनत से हम सब आपके लिए काम कर पाए। आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हिमाचल में वाकई मेरा घर है और कोई भी मौका मिलता है मैं आ जाती हूँ। मेरा दिल दिल्ली में नहीं लगता, यहीं लगता है। इसीलिए आपके सामने वोट मांगना, राजनीतिक बातें करना उचित भी नहीं लगता। बस यही लगता है कि मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, कुछ देश के बारे में, प्रदेश के बारे में समझा दूं, बता दूं, ताकि फिर आप अपने ही विवेक से, अपनी ही समझदारी से अपना निर्णय लें ताकि ये देश मजबूत हो। मैंने पहले भी कहा, आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं, आपने इतने शहीद दिए इस देश को, मेरे परिवार ने भी दिए, हम सब ने इस देश के लिए किया। आज जब देश को हम देख रहे हैं और देख रहे हैं कि गलत तरह की राजनीति चल रही है, कि खुलेआम अपराध हो रहे हैं लोकतंत्र के प्रति, जनता के प्रति, कि खुलेआम झूठ बोले जा रहे हैं, तो हमें एक जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम इसे रोकें। और इसके लिए सबसे बड़ी जो शक्ति है, जो लोकतंत्र ने, संविधान ने आपको दी है, ये आपका वोट है। इसे पूरे विवेक से इस्तेमाल कीजिए और भाजपा की सरकार को हटा दीजिए केंद्र से। यहाँ पे भी अपनी सरकार को मजबूत बनाइए। यही बातें कहनी थी, आपने बहुत ध्यान से सुना। बहुत गर्मी है आज। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी। हमारे प्रत्याशी विवेक जी,
आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं, इनको भारी बहुमत से जिताइएगा। धन्यवाद। आप यहाँ इस पवित्र धरा पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से जोरदार तालियों के साथ आप आभार व्यक्त करें श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने इस कड़कती धूप में ये बात कहना बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान की राजनीति में कि हिमाचल मेरा घर है। और सही महीने में जिस तरह से आज उद्बोधन दिया है, ये महसूस हुआ है कि ये हिमाचल को अपना सही तरीके से घर मानती है। प्रधानमंत्री की तरह झूठ की बात हमारे बीच नहीं करती हैं। हम इनके बहुत आभारी हैं। जोरदार तालियों के साथ आप इनका हार्दिक आभार व्यक्त करें। भारत माता की